पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में कभी एक खुशहाल घर हुआ करता था, लेकिन महामारी ने सब कुछ उजाड़ दिया। माँ बाप के जाने के बाद सगे चाचा ने लालच में आकर राधा और उसके 10 साल के छोटे भाई आर्यन को आधी रात को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक घने और डरावने जंगल के किनारे ये 2 अनाथ बच्चे अपनी तकदीर लेकर भटक रहे थे। राधा के सिर पर फटी हुई गठरी थी और छोटे आर्यन ने अपनी दीदी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। जंगल की ठंडी हवाएं और अंधेरा उनके भीतर के डर को और बढ़ा रहे थे। दीदी, क्या अब हम इस अंधेरे जंगल में ही रहेंगे? हमारा घर अब कभी वापस नहीं मिलेगा क्या? मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ियों के पीछे कोई छुपा है। डर मत आर्यन, जब तक तेरी दीदी जिंदा है तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान ने हमारा घर छीना है, पर हमारी हिम्मत नहीं। हम अपनी नई दुनिया खुद बनाएंगे। तू बस मेरा हाथ थामे रख, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। राधा ने हार नहीं मानी। उसने एक पुरानी कुल्हाड़ी और अपनी अटूट हिम्मत के सहारे 2 दिनों तक मेहनत की। उसने लकड़ियां काटी और मिट्टी जमा करके जंगल के भीतर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर ली। वही झोपड़ी अब भूख और जंगली जानवरों के बीच उनकी एकमात्र ढाल थी। रात का घना अंधेरा जब जंगल को निगल जाता तो झोपड़ी की दरारों से बर्फीली हवाएं अंदर आती, जो किसी सुई की तरह शरीर में चुभती थीं। दीदी, माँ कहती थी कि हम अपनी जमीन के राजा हैं। क्या राजाओं के बच्चे ऐसे खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हैं? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है दीदी। उनकी गोद में कभी ठंड नहीं लगती थी। क्या कल हमें खाना मिलेगा? चुप हो जा मेरे भाई, माँ ऊपर से हमें देख रही है। कल मैं जंगल के और भी भीतर जाऊंगी और कीमती सूखी लकड़ियां काटकर बाजार ले जाऊंगी। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं तेरे लिए एक गरम कंबल और पेट भर खाना लाऊंगी। तू बस ये रात काट ले, कल सब ठीक हो जाएगा। पूरी रात आर्यन रोता रहा और राधा उसे थपकियां देकर सुलाने की कोशिश करती रही। राधा के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह मन ही मन भगवान से पूछ रही थी कि क्या उनकी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी के भीतर आईं, तो राधा ने आर्यन को जगाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। आर्यन, तू यहीं झोपड़ी के पास रहना। मैं लकड़ियां काटकर बेचने के लिए बाजार जाऊंगी, ताकि शाम को तेरे लिए रोटी ला सकूं। देख, दरवाजा अंदर से बंद रखना और चाहे कुछ भी हो जाए किसी के लिए कुंडी मत खोलना। मैं सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगी। दीदी, मुझे अकेले मत छोड़ो। कल जब आप थोड़ी देर के लिए गई थीं, तो झाड़ियों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मुझे बहुत डर लगता है दीदी। मैं भूखा रह लूंगा, पर आप मत जाओ। अगर मैं नहीं गई आर्यन, तो हम भूख से मर जाएंगे। हिम्मत रख, तू अब बड़ा हो गया है। बस ये एक दिन की बात है। राधा ने आर्यन को झोपड़ी के अंदर किया और बाहर से एक भारी कुंडी लगा दी। वह नहीं चाहती थी कि आर्यन डर के मारे बाहर निकलकर जंगल में खो जाए, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी यह सुरक्षा ही आर्यन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। राधा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई में उतर गई, जबकि नन्हा आर्यन झोपड़ी की एक दरार से अपनी दीदी को दूर जाते हुए देखता रहा। राधा भारी मन से आर्यन को झोपड़ी में छोड़कर जंगल के उस हिस्से की ओर निकल गई, जहां लकड़ियां ज्यादा और कीमती मिलती थीं। भारी गट्ठर सिर पर उठाए जब वह बाजार पहुंची, तो उसकी देह थकान से टूट रही थी। लकड़ियां बेचकर उसे जो चंद सिक्के मिले, उससे उसने आर्यन के लिए थोड़ा आटा, गुड़ और एक छोटी सी खिलौना गाड़ी खरीदी।
वह वापस लौट ही रही थी कि रास्ते के सुनसान मोड़ पर गांव के दो आवारा लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी आंखों में दरिंदगी थी। राधा घबराकर पीछे हटने लगी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आकर रुकी। पीछे हटो तुम दोनों। अगर दोबारा इस लड़की के आसपास भी दिखे तो शहर के थाने में सड़ने के लिए तैयार रहना। निकलो यहाँ से। वे लड़के अर्जुन के रुतबे को देख दुम दबाकर भाग गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए। यह वही अर्जुन था जिससे वह शहर में प्रेम करती थी, लेकिन अमीरी गरीबी की खाई ने उन्हें अलग कर दिया था। अर्जुन के पिता गांव के बड़े जमींदार थे और वे राधा को कभी स्वीकार नहीं करते। अर्जुन, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस नर्क में जी रही हूँ? राधा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर रहे हैं। अगर हम आज नहीं भागे तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। मेरी गाड़ी तैयार है। हम अभी शहर जाकर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पर अर्जुन, मेरा छोटा भाई आर्यन, वो सिर्फ 10 साल का है। वो जंगल की उस सूनी झोपड़ी में मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। उसे साथ ले चलो। राधा, मेरी बात समझो। अगर हम बच्चे को साथ ले गए तो हम पकड़े जाएंगे। मेरे पिता के आदमी हमें तुरंत ढूंढ लेंगे। बच्चा साथ होगा तो हम तेजी से सफर नहीं कर पाएंगे। बस एक रात की बात है, उसे वहीं रहने दो। हम कल शहर पहुंचकर शादी करेंगे और फिर वापस आकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन वो अकेला डर जाएगा। वो अंधेरे से बहुत डरता है अर्जुन। राधा, अगर आज तुम नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या तुम हमारे प्यार के लिए एक रात का बलिदान नहीं दे सकती? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी और का हो जाऊं? वो सो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। कल हम उसे एक आलीशान घर में ले जाएंगे जहां उसे कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। राधा का मन डोल गया। एक तरफ वह प्यार था जिसके लिए उसने वर्षों इंतजार किया था, और दूसरी तरफ वह भाई जिसकी सुरक्षा का वादा उसने अपने मरते हुए माँ बाप से किया था। अर्जुन के वादों और शहर की चकाचौंध के आगे उसकी ममता धुंधली पड़ने लगी। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसे उम्र भर का घाव देने वाला था। ठीक है अर्जुन, मैं तैयार हूँ। बस एक रात की ही तो बात है। वह झोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहेगा। मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि मैं जा रही हूँ, वरना वह शोर मचाएगा। राधा झोपड़ी पहुंची। आर्यन दरवाजे पर बैठा धूल से खेल रहा था। राधा ने उसे गुड दिया और उसे जल्दी सो जाने को कहा। रात के 3 बजे जब आर्यन गहरी नींद में अपनी दीदी का पल्लू पकड़कर सोया था, राधा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। उसने मुड़कर आर्यन के मासूम चेहरे को आखिरी बार देखा। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी, पर अर्जुन की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे चुका था। उसने बाहर से मजबूत कुंडी लगा दी और अंधेरे में गुम हो गई। जंगल की उस सुनसान झोपड़ी में नन्हा आर्यन गहरी नींद में था, बेखबर कि उसकी ढाल, उसकी दीदी उसे छोड़कर जा चुकी है। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं और जंगली जानवरों के रोने की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थीं। उधर राधा शहर की ओर भाग रही थी। उसका दिल बार बार पीछे मुड़कर आर्यन को पुकार रहा था, लेकिन अर्जुन का हाथ उसके हाथों में था। दीदी, पानी, बहुत प्यास लगी है। आर्यन की आंखें खुलीं। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसने अपना हाथ फैलाया, पर दीदी का पल्लू हाथ नहीं आया। वह घबरा कर उठ बैठा। झोपड़ी के कोने में जलता हुआ दिया बुझ चुका था। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो आप? दिया बुझ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, मजाक मत करो, जल्दी आओ। आर्यन ने झोपड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, पर वह बाहर से बंद था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटा, पर कुंडी मजबूत थी। उसे याद आया कि दीदी ने कहा था वह सुबह लकड़ी काटने जाएगी, पर अभी तो आधी रात थी। वह ठिठुरते हुए दरवाजे के पास ही बैठ गया। उसे यकीन था कि दीदी अभी आती ही होगी। उधर शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के पास अर्जुन ने गाड़ी रोकी। वहाँ वही 2 लड़के पहले से खड़े थे जिनसे अर्जुन ने राधा को बचाया था। अर्जुन,
हम कोर्ट क्यों नहीं गए? और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने तो कहा था इन्हें भगा दिया है। राधा, तुम सच में कितनी भोली हो। क्या तुम्हें वाकई लगा कि शहर का सबसे बड़ा जमींदार एक लकड़ी काटने वाली अनाथ लड़की से शादी करेगा? तुम तो बस एक खेल थी, और ये लड़के मेरे दोस्त हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने अपने छोटे भाई को मौत के मुंह में छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अर्जुन, ऐसा मत करो, मुझे वापस जाने दो। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। इन लड़कों ने तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद की थी, अब तुम इनके हवाले हो। और तुम्हारा भाई, उसे तो अब तक कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस प्यार के लिए उसने अपनी ममता का गला घोंटा था, वही प्यार आज उसे सरेआम नीलाम कर रहा था। वह चीखती रही, रोती रही, पर अर्जुन उसे उन दरिंदों के बीच छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। राधा को अब एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इधर जंगल में सुबह के 10 बज चुके थे। आर्यन भूख और प्यास से अधमरा हो चुका था। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और आवाज बैठ चुकी थी। दीदी, आप आ जाओ, मैं अब कभी जिद नहीं करूँगा। मुझे भूख नहीं लगी है, बस दरवाज़ा खोल दो। मुझे अकेले डर लगता है दीदी, वापस आ जाओ। आर्यन सिसकते जमीन पर गिर पड़ा। उसे अब भी भरोसा था कि दीदी आएगी, पर उसे क्या पता था कि उसकी दीदी खुद नर्क के दरवाजे पर खड़ी अपनी किस्मत को कोस रही है। जंगल में रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। नन्हा आर्यन पिछले 24 घंटों से भूखा प्यासा उस बंद झोपड़ी में पड़ा था। उसकी आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि ओस की बूंदें झोपड़ी की दरारों से गिरकर उसके शरीर को सुन्न कर रही थी। बाहर एक जंगली भेड़िया झोपड़ी के दरवाजे को खुरच रहा था, जैसे उसे अंदर शिकार की महक मिल गई हो। माँ, बाबूजी, क्या आप मुझे लेने आए हो? दीदी तो नहीं आई, वो शायद रास्ता भूल गई। मुझे अपने साथ ले चलो, यहाँ बहुत ठंड है। भेड़िए ने एक जोरदार धक्का दरवाजे पर मारा। दरवाजे की कुंडी चरमराई। तभी अचानक जंगल में एक मशाल की रोशनी दिखाई दी और एक भारी कुल्हाड़ी के वार की आवाज गूंजी। वह काका हरिराम थे, एक बूढ़ा लकड़हारा जो रास्ता भटककर यहाँ पहुँच गए थे। भेड़िए को भगाकर उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर से सिसकियां आ रही हैं। अरे, इस वीराने में दरवाजा बाहर से बंद, अंदर कौन है? हरिराम ने एक ही झटके में कुंडी तोड़ दी। अंदर का मंझार देख उनकी रूह कांप गई। एक छोटा सा बच्चा जमीन पर नीला पड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत कुछ लकड़ियां लाई और उन्हें जलाकर आर्यन को गर्मी देने लगे। उधर शहर की उस हवेली में राधा एक अंधेरे कमरे में कैद थी। अर्जुन के दोस्त शराब के नशे में धुत थे और कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। राधा की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि बदले की आग थी। उसने खिड़की का कांच तोड़ा और एक नुकीला टुकड़ा अपने हाथ में छिपा लिया। मैंने अपने भाई को मौत के मुंह में छोड़ दिया, एक ऐसे इंसान के लिए जो जानवर से भी बदतर है। अगर आज मैं यहाँ से नहीं निकली तो आर्यन मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे जाना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया, राधा ने अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ पर कांच से वार किया और उसे धक्का देकर बाहर की ओर भागी। वह नंगे पैर कांटों और पत्थरों पर दौड़ रही थी। उसे बस जंगल की उस झोपड़ी तक पहुंचना था। उसके पीछे अर्जुन के आदमी चिल्ला रहे थे, पर राधा को अब सिर्फ आर्यन का चेहरा दिख रहा था। इधर हरिराम काका ने आर्यन के मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। काका, दीदी कहाँ है? क्या वो लकड़ियां लेकर आ गई? उसने वादा किया था वो आएगी। बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी दीदी आती ही होगी, तू बस आंखें मत बंद करना। तभी दूर से किसी के दौड़ने की और चीखने की आवाज आई। राधा बदहवास हालत में झोपड़ी की तरफ आ रही थी। उसके पैरों से खून बह रहा था,
पर जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खुला देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। राधा बदहवास होकर झोपड़ी के आंगन में पहुंची। उसके पैरों से बहता खून मिट्टी में मिल रहा था, लेकिन उसे अपने दर्द का एहसास तक नहीं था। जब उसने देखा कि झोपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ है, तो उसकी चीख निकल गई। उसे लगा कि उसने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया है। आर्यन, मेरा भाई कहाँ है? भगवान, मुझे मार दे, पर मेरे भाई को कुछ मत होने देना। आर्यन! झोपड़ी के अंदर से काका हरिराम बाहर आए। उनके हाथ में आर्यन का हाथ था, जो अपनी दीदी की आवाज सुनकर बाहर आया। राधा दौड़कर उनके पास पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन, मुझे माफ कर दे छोटे। मैं बहुत बुरी दीदी हूँ। मैं तुझे मौत के मुंह में छोड़कर चली गई थी। दीदी, आप आ गई? मुझे लगा आप रास्ता भूल गई। मुझे बहुत डर लगा। मत जाना अब। आर्यन की बात सुनकर राधा की रूह कांप गई। उसे अपनी उस भूल पर पछतावा हो रहा था, जिसने उसके भाई को लगभग मार ही दिया था। काका हरिराम ने राधा की हालत देखी और समझ गए कि कहानी कुछ और ही है। उन्होंने उन दोनों को सहारा दिया और अपने साथ अपने गांव ले गए। काका हरिराम का परिवार बहुत दयालु था। उनकी पत्नी ने राधा और आर्यन को अपने बच्चों की तरह संभाला। कुछ दिन बीते, आर्यन धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन राधा के मन का घाव अभी भी ताजा था। उसे डर था कि अर्जुन के आदमी उसे यहाँ भी ढूंढ लेंगे। बेटी, जो हुआ उसे भूल जा। तूने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। अब तू यहाँ सुरक्षित है। आर्यन को पढ़ाई के लिए पास के स्कूल में भेजेंगे और तू हमारे साथ काम में हाथ बटाना। राधा ने मेहनत करना शुरू किया। वह दिन भर घर के कामों में हाथ बटाती और शाम को आर्यन को पढ़ाती। कई महीने बीत गए और उन दोनों भाई बहन का जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बाजार में राधा ने देखा कि अर्जुन की गाड़ी वहाँ खड़ी है। अर्जुन उस शहर के एक बड़े व्यापारी से किसी सौदे की बात कर रहा था। राधा का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने देख लिया था कि अर्जुन का असली चेहरा क्या है और अब वह उसे बेनकाब करने का मौका ढूंढने लगी। उसने तय कर लिया था कि अब वह और नहीं भागेगी। अब वह डटकर उस दरिंदे का मुकाबला करेगी जिसने उसकी ममता और भरोसे का सौदा किया था। राधा ने घर पहुंचकर काका हरिराम को अपनी आंखों में आंसू और दिल में अंगारे लिए सब सच बता दिया। काका, जो गांव के एक सम्मानित और रसूखदार व्यक्ति थे, राधा की दास्तान सुनकर कांप उठे। उनके पुराने मित्र शहर के एक बड़े पुलिस महानिरीक्षक आईजी थे। राधा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और काका के मार्गदर्शन में अर्जुन को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बेहद खतरनाक और सटीक जाल बिछाया। काका, अब बहुत हुआ। वो इंसान सिर्फ मेरा गुनहगार नहीं है, वो एक ऐसा जहरीला सांप है जो न जाने कितनी और मासूम लड़कियों की जिंदगी डस चुका होगा। अगर आज मैंने उसे नहीं रोका तो समाज में कोई और आर्यन जैसा मासूम भाई अपनी दीदी की राह देखते देखते दम तोड़ देगा। मुझे उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े। पुलिस की एक विशेष टीम के साथ मिलकर राधा ने अर्जुन को एक सुनसान और खंडहर हो चुके पुराने कारखाने के पास मिलने के लिए बुलाया। उसने फोन पर अपनी आवाज को फिर से वही पुरानी भोली भाली राधा जैसा बनाया और नाटक किया कि वह अब भी उससे पागलों की तरह प्यार करती है। उसने कहा कि वह इस गरीबी से तंग आ चुकी है और उसके साथ भागकर शहर में बसना चाहती है। लालची और हवसी अर्जुन राधा को एक बार फिर से अपनी हवस का शिकार बनाने और उसे ऊंचे दामों में बेचने के इरादे से वहां पहुंच गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कारखाने के चारों तरफ पुलिस का घेरा तैनात है। जैसे ही अर्जुन अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरा, उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। उसने राधा के करीब आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और अपनी पुरानी करतूतों पर शेखी बघाड़ने लगा। देखा राधा, आखिर तुम लौटकर मेरे ही पास आई। उस छोटे भाई का क्या हुआ? मर गया होगा अब तक तो। खैर छोड़ो, अब हम फिर से वही खेल खेलेंगे।
तुम मेरे लिए सोने की मुर्गी हो। जैसे ही अर्जुन ने अपनी गंदी जुबान से आर्यन का नाम लिया और अपनी सारी साजिशें खुद कबूल की, झाड़ियां के पीछे छिपा पुलिस का दस्ता बाहर निकल आया। अर्जुन के चारों तरफ बंदूकें तन चुकी थीं। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। राधा, ये क्या है? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की पागल है, इसे छोड़ो। मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा, जितने पैसे चाहिए ले लो, बस मुझे जाने दो। पैसे अपनी जेब में रख अर्जुन। तूने मेरी ममता और एक भाई के अटूट विश्वास का सौदा किया था। तेरी दौलत और तेरा रसूख आज तुझे इस गर्त से नहीं बचा पाएगा। तूने जो गहरे घाव मेरे और मेरे मासूम भाई के मासूम दिल पर दिए हैं, उनकी कीमत तू अपनी पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में सड़कर भी नहीं चुका पाएगा। आज कानून तेरी उस नकली सल्तनत का अंत करेगा। पुलिस ने अर्जुन और उसके उन तमाम साथियों को धर दबोचा जो इस काले कारोबार में शामिल थे। अर्जुन को घसीटते हुए पुलिस वैन में डाला गया। राधा की बहादुरी की खबर पूरे शहर और आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई। वक्त तेजी से गुजरा, साल बीतते गए और वह भयानक जंगल, वह बंद झोपड़ी और वो कड़वी यादें अब सिर्फ एक धुंधला ख्वाब बनकर रह गई थीं। राधा ने दिन रात एक करके आर्यन को पढ़ाया और उसे एक काबिल इंसान बनाया। दीदी दीदी देखो, मेरा नाम शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में आ गया है। अब मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और उन लोगों की सेवा करूंगा जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। मैं चाहता हूं कि कोई भी बहन अपने भाई को बीमारी या गरीबी की वजह से ना खोए। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है आर्यन। तूने साबित कर दिया कि अगर इरादे चट्टान जैसे हों और हौसला साथ हो तो बंजर मिट्टी से भी मेहनत का सोना उगाया जा सकता है। हमारे माँ बाबूजी आज स्वर्ग से हमें देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। राधा अब गांव के सरकारी स्कूल में एक सम्मानित शिक्षिका बन चुकी थी। उसने अपने मेहनत की कमाई से गांव के मुहाने पर एक सुंदर और छोटा सा घर बनाया। उस घर के आंगन में आज भी वही पुराना नियम का पेड़ था, जिसकी छांव में वह और आर्यन घंटों बातें करते थे। लेकिन अब उस घर के दरवाजे पर कोई कुंडी बाहर से नहीं लगती थी। अब वह घर डर का नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक था। घर के दरवाजे मेहमानों, जरूरतमंदों और अपनों के प्यार के लिए हमेशा खुले रहते थे। राधा ने अपने संघर्षों से मिट्टी का हर वो कर्ज चुका दिया था जो उसने अपनी जिंदगी से लिया था। आज जब वह ढलते सूरज की लालिमा में आर्यन का हाथ थामकर अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, न्याय और प्रेम की एक छोटी सी लौ उसे मिटाने के लिए काफी होती है।